हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में शिक्षा का स्तर तथा बेरोजगारी के ऊपर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या होती है। भारत में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ने क्या किया था, बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य सेवा के लिए संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा था। भारत में शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के जरिए चलती है। यह प्रणाली 3 स्तरों पर सरकार के अधीन आती है: केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना, जो भाग 8 में 3 अनुसूची दी गई है: केंद्र सूची, राज्य सूची, है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है शिक्षा, अर्थात इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बना सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत 2020 में भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ये नई शिक्षा नीति किसकी अनुशंसा पर लाई गई है? ये लाई गई है के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर ये आई है ना। कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, इनकी सिफारिशों पर नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई। इसमें क्या है? इसमें 5+3+3+4 वाली पद्धति को अपना गया है। अर्थात क्या है, इसमें बता देता हूँ। फाउंडेशनल स्टेज होती है 5 साल की। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जैसे प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 और 2 शामिल होता है। दूसरी होती है 3, ये 3 साल के लिए होती है, इसे प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं। ये 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, अर्थात कक्षा 3 से 5 तक के लिए होता है। फिर आती है मिडिल स्टेज, 3 साल के लिए होती है, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें ग्रेड 6 से 8 तक के बच्चे शामिल होते हैं। और लास्ट आती है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल के लिए रहती है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा शामिल की जाती है ना। अब आगे हम देखेंगे, नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा पर बल प्रदान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर अधिक अच्छी तरह से समझ और ज्ञान प्राप्त हो सके। कौशल विकास को बढ़ावा प्रदान किया गया है। नई शिक्षा नीति में कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बहु विषयक दृष्टिकोण अपनाया गया है। छात्रों को विज्ञान, कला और वाणिज्य के बीच चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है। उन्हें अपने रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन करने की अनुमति दी गई है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, छात्रों को विभिन्न चरणों पर शिक्षा से ब्रेक लेने और वापस जुड़ने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे क्या होता है, ड्रॉप आउट की समस्या कम करने में मदद मिलेगी, है ना। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम इसके माध्यम से अपनाया गया है। अब भारतीय शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को अगर हम देखें ब्रीफ में, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है विविधता, है ना। भारतीय शिक्षा प्रणाली विविधता से भरी हुई है। अर्थात इसमें देखो, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न भाषा संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग प्रणाली, अलग अलग तरीके से शिक्षा पद्धति प्रदान की जाती है ना। गुरुकुल शिक्षा होगी, मदरसा शिक्षा होगी, है ना, सरस्वती शिशु मंदिर वाली शिक्षा हो गई। इस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली विविधता से संपूर्ण है। सरकारी और निजी संस्थान, भारत में क्या है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई होती है, अर्थात दोनों इंस्टीट्यूट मिलके। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो सरकारी और निजी संस्थान के द्वारा भारत में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के विभिन्न स्तर, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे प्राइमरी, मिडिल, है ना, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, ये वाली पद्धतियाँ शिक्षा के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब आपको यहाँ लगता होगा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है?
तो यहाँ पे ये कहने का ये तात्पर्य है कि जो भारत की ऐतिहासिक दृष्टिकोण में धर्म से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से संबंधित हो, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेके धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, इसमें मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे तकनीकी शिक्षा हो गया, है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, जो 11th के बाद लेते हैं ना, 11th में जो लेते हैं वो सारे लोग आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले ले आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, इस तरह से मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। जो मैंने बताया था भारतीय शिक्षा प्रणाली जो 2020 में आई उसमें मातृभाषा में शिक्षा पर बल प्रदान किया गया है। कॉमन प्रवेश परीक्षाएं होती है, जैसे नीट हो गया, है ना, नीट हो गया, नीट जो अभी है ना, नीट ना, इसके माध्यम से एमबीबीएस की डिग्री कराई जाती है। नीट हो गया, नेट यूजी, गेट हो गया, है ना, गेट के माध्यम से एमटेक में एडमिशन होता है। तो ये सब चीजें हैं। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा भी भारत सरकार बढ़ावा दे रही है ना, विभिन्न चैनल, स्वयं प्रभा, है ना, इस तरीके से डिजिटल सेवा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर हम कमजोरी को देखें तो वो क्या है, कमजोरी को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जो भारत में शिक्षा का स्तर है वो अपने वास्तविक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो कुछ कमियां होंगी। तो वो देखते हैं, समानता की कमी। समानता की कमी क्या है कि देखो, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और जो शहरी क्षेत्र के जो बच्चे, उनकी शिक्षा प्रणाली काफी अलग होती है। शहरों में स्कूल अलग प्रणाली से संचालित होते हैं, अर्थात मतलब जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल, उसमें इंग्लिश पर ज्यादा बल प्रदान किया जाता है, और उनकी फीस भी अलग होती है। जब फीस ज्यादा ली जाती है तो उनकी शिक्षा प्रणाली में स्वभावतः अंतर आ जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी, जो छोटे शहर गांव वगैरह होते हैं वहाँ स्कूल वगैरह की बिल्डिंग नहीं होती है या ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना, महिला शौचालय नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, जो बालिकाएं हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। महिला शौचालय की कमी है। शिक्षकों की गुणवत्ता मतलब जो उचित गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं है ना, ये भी एक कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण नहीं है। कौशल विकास की कमी क्या है, भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उससे जो बच्चों को पर्याप्त कौशल प्राप्त नहीं होता है। इससे क्या होता है, ये बेरोजगार रह जाते हैं, भविष्य में एक नया रोजगार प्राप्त करने में इन्हें चैलेंज प्राप्त होता है। रटने पर जो फोकस ऑफ रोट लर्निंग, सामान्यतः क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं कोई चीज बोल देते हैं और बोलते हैं इसको आप याद करके आ जाना, भले ही उसके मीनिंग आपको ज्यादा समझ में नहीं आता हो। तो ये एक रटने की प्रक्रिया है, इसको कम किया जाना चाहिए। और इसकी बजाय क्या होना चाहिए, कोई चीज को आपको स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। जितनी अच्छी चीज समझ में आएगी, रटने पर जोर कम होगा। प्रयोगात्मक शिक्षा की कमी, भारत में क्या हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो काफी कम स्तर पर होते हैं, या होते हैं तो कुछ ही जगह पर होते हैं, है ना। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल शिक्षा की काफी अभाव है। इंडिया में प्रैक्टिकल शिक्षा का काफी अभाव है। नवीनतम पाठ्यक्रम की कमी, जो वैश्विक स्तर पर पाठ्यक्रम चल रहे हैं या समय के साथ लगातार पाठ्यक्रम परिवर्तित नहीं होता है। नई आकांक्षाओं नई डिमांड के साथ आउटडेटेड करिकुलम चल रहा है। तो इससे भी ये भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक कमजोरी के रूप में सामने आया है। और कमजोरी को अगर देखें तो अधिकांश सरकारी योजनाओं का सीमित प्रभाव रहता है। सरकारें बहुत सारी योजनाएं लेके आती है ना, जैसे गांव की बेटी योजना, और महिलाओं को बच्चियों को वो देती है, स्कॉलरशिप वगैरह देती है ना, दिव्यांगों को सहायता प्रदान करती है। परंतु क्या होता है, इनका सीमित प्रभाव रहता है। जो जन जागरूकता का अभाव में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए ये सरकार ये योजनाएं चला रही है, और वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। डिजिटल विभाजन कैसे, कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं या बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति होती है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी चीजें हैं वो ज्यादा, जैसे मोबाइल से ई बैंकिंग, सॉरी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग जो ऑनलाइन शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र या दूरस्थ इलाकों में जहाँ नेटवर्क की समस्या होती है, मोबाइल फोन उनके पास नहीं होता है, तो वो डिजिटल शिक्षा प्रदान और प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड कहलाता है, डिजिटल विभाजन। शोध और नवाचार की कमी, भारत एक ऐसा देश है जिसपे रिसर्च और इनोवेशन पे काफी कम
खर्च किया जाता है। और यहाँ के जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो भी ज़्यादा एक क्यूएस रैंकिंग होती है, मैं बता दूं, क्यूएस रैंकिंग के टॉप 100 में एक भी भारतीय नहीं है। और ये रैंकिंग शीर्ष जो विश्व के शीर्ष इंस्टीट्यूट की सूची जारी करता है। तो भारत एक देखो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और भारत का एक भी इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल नहीं है। तो ये भारत के लिए एक निराशाजनक बात है। छात्रों पर दबाव, है ना, प्रेशर, और छात्रों पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। ये भी एक, उन्हें मतलब फ्रीली पढ़ने नहीं दिया जाता है ना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण ये हो सकते हैं। वैश्विक मानकों से पीछे, लेकिन बिहाइंड द ग्लोबल स्टैंडर्ड, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो वैश्विक स्तर से काफी पिछड़ी हुई है। अधिकतर ध्यान सैद्धांतिक शिक्षा पर प्रदान किया जाता है, जैसे मैंने बताया था, प्रैक्टिकल शिक्षा कम दी जाती है और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो ज़्यादा दिया जाता है ना, जैसे रटन विद्या कहते हैं हम। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? पहला हो सकता है समानता और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समानता और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। इन सब के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है, जैसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला रही है, संकल्प स्ट्राइव जैसी योजनाएं चला रही है, शिक्षकों की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, बीएड जैसे इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, है ना। कौशल आधारित कौशल मंत्रालय का गठन किया गया है। तो ये सब सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक व्यापक स्तर पर जन जागरूकता नहीं होगी हम इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो आधुनिक पाठ्यक्रम का निर्माण, है ना, मजबूत पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार को मजबूत बनाना, शिक्षा के अधिकार का अधिनियम को अगर मजबूती से करेंगे तो प्रत्येक छात्र को शिक्षा प्राप्त होगी। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, है ना, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर पर जो मजबूत प्रणाली, आजकल मतलब क्या होता है, नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है, नो डिटेंशन पॉलिसी, अर्थात मतलब किसी को फेल ही नहीं किया जाएगा। तो फेल ही नहीं किया जाएगा तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि जो बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं फिर भी पास हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी पर विचार किया जाना चाहिए, है ना। परंतु इसका एक नुकसान भी ये होता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी अगर लागू नहीं करे तो बच्चे आगे पढ़ते ही नहीं। तो ये दोनों का चैलेंज, एक सामंजस्य पूर्व स्थिति से हम कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से हमें तालमेल बिठाने की जरूरत है, जैसे विदेशों में यूके हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनमें किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है, हमें इनको भी नज़र में रखना चाहिए। अब हम देखेंगे बेरोजगारी, है ना। शिक्षा प्रणाली और बेरोजगारी एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, है ना। अगर हम कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बेरोजगारी निश्चित रूप से कम होगी, है ना। बेरोजगारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए योग्य और इच्छुक हो लेकिन उसे रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में रहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी अस्थायी या स्थायी हो सकती है, जो व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक प्रमुख माप माना जाता है। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। इसे बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम वर्ग के लोगों की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। बेरोजगारी दर सक्रिय आबादी के संबंध में बेरोजगारी लोगों के प्रतिशत की गणना करती है। वहीं बेरोजगारी से जनगणना अनुपात पूरी आबादी के लिए बेरोजगारों के हिस्से की गणना करता है। अगर भारत में हम बेरोजगारी की स्थिति देखें तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल बेरोजगारों में 80% युवा है ना। जितनी बेरोजगारी है उसमें से सबसे ज्यादा युवा है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 30% बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65% के लगभग हो गई है। तो देखो लगभग 22 साल में डबल हो गई है ना बेरोजगारी। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है ना। मानव संसाधन का कुशल प्रयोग करने के लिए हमें भारत से बेरोजगारी को कम करना ही होगा। आगे हम देखते हैं, ये निकल जाए तो आया है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाहर कुछ आया है, अगर वो निकल जाएगा तो उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है ना। तो देखो जैसे जैसे उच्च शिक्षा पे पहुंच रहे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं वास्तविकता में ये बताऊं कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी काफी आगे है ना। शिक्षित बेरोजगारी ये कह सकते हैं कि अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है ना। आज आप देखेंगे हर कहीं जो शिक्षा प्राप्त कर चुका है, बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक कर चुका है, उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि कौशल का अभाव है ना। डिग्री प्राप्त करना रह गया है वर्तमान में, डिग्री प्राप्त करना उद्देश्य रह गया है, ना कि नौकरी, है ना। डिग्री प्राप्त करके घूमते रहते हैं और जब कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं तो पर्याप्त कौशल नहीं होता है, तो उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं होती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार भारत में बेरोजगारी को बढ़ा रही है, ये देखेंगे। थ्योरी केंद्रित शिक्षा है ना, जबकि प्रैक्टिकल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव है, जबकि रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। करियर काउंसिल और मार्गदर्शन का अभाव है ना। अभी कुछ सालों पहले ऐसी स्थिति हो गई थी, कोई भी 12th करता था वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता था, है ना। तो करियर काउंसलिंग नहीं थी और मार्गदर्शन का भी अभाव था, तो इसकी वजह से भी बेरोजगारी में काफी वृद्धि हुई है। स्किल गैप है ना, आपने मतलब मान लो कि कोई उच्च एमटेक कर लिया है लेकिन आपको एमटेक की दक्षता ही प्राप्त नहीं है, जानते ही नहीं है प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये एक स्किल गैप है। अब वो सोचता है मुझे एमटेक की नौकरी मिले और जो कंपनी वाले सोचते हैं ये इसके लायक है ही नहीं, तो एक स्किल गैप आ जाता है। उसका भी एटीट्यूड बन जाता है कि फिर मैं चपरासी की नौकरी या ऐसी नौकरी क्यों करूँ, चाय चाय ठेले लगा के, जब मैंने एमटेक किया है। तो ये एक स्किल गैप हो जाता है। व्यवसायिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है ना। जो गुणवत्ता का अभाव मैं अभी ये बता रहा था कि एमटेक में बड़ी बड़ी चीजों में ऐसी चीजें नहीं मिल रही। बढ़ती जनसंख्या और सीमित अवसर है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अवसरों की संख्या कम हो रही है। भारत में क्या हो रहा है कि जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो भारत शिफ्ट डायरेक्ट प्राइमरी से टर्सरी हो गया, है ना। प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र, है ना, की तरफ हो गया। जो निर्माण वाला क्षेत्र है, विनिर्माण वाला क्षेत्र, इसमें रोजगार नहीं आ रहा है ना। विनिर्माण वाले क्षेत्र में रोजगार नहीं आ रहा है, तो इससे काफी नुकसान हो रहा है भारत को। सर्विस में डायरेक्ट चला गया तो सर्विस क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, तो ये गैप अंतराल बना हुआ है। उद्यमशीलता की कमी है भारत में, है ना। उद्यमशीलता की कमी ऐसे कह सकते हैं कि लोगों के पास पर्याप्त कौशल नहीं है। सिर्फ भारतीय युवा क्या चाहता है, सरकारी नौकरी, उसे उद्यमशीलता नहीं करनी है ना। एक मैं उदाहरण बताता हूँ, कल एग्जाम चालू हुआ है यूपी पुलिस का, है ना। यूपी कांस्टेबल पुलिस का स्टार्ट हुआ है, उसमें करोड़ों लोग, मतलब करोड़ों तो नहीं कह सकते लेकिन लाखों लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं। मैंने एक दो वीडियो देखे थे, ट्रेन में इतनी जनता थी कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो देखो ये बेरोजगारी की हालत हो चुकी है, जबकि उसमें सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, बीएड एमएड पीएचडी बीई एमटेक, सब तरह के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, सिर्फ मात्र दरोगा की नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो ये एक सरकारी नौकरी की तरफ भी रुझान को बताता है कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं है, तो युवा सरकारी नौकरी में जा रहा है। अप्रचलित पाठ्यक्रम, ये भी एक भारत में बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। जिस चीज की जरूरत है वो पढ़ाई नहीं जा रहा है और पुरानी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बदलाव करना होगा। इसमें छात्रों को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे पुराने और पारंपरिक तरीकों को छोड़कर शिक्षण मानकों को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे युवा एक बेहतर दुनिया बना सके, है ना। भारत और चीन में अंतर देखिए आप, भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर मान सकते हैं वर्तमान में, परंतु भारतीय युवा और चीन के युवा को अगर आप देखेंगे तो दोनों में काफी अंतर है। आप ओलंपिक के खेलों से ही देख लीजिए, ओलंपिक के खेलों में आप देखेंगे तो चीन पहले दूसरे तीसरे इन्हीं स्पोर्ट में से एक रहता है, लेकिन भारत कहाँ 100वें नंबर पर रहता है, 80 100 के आसपास रहता है। तो ये भी एक काफी चैलेंजिंग स्थिति है। अमेरिका को देखिए, अमेरिका में कितने लोग, मतलब अगर वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर रहे तो ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ वो उनको रोजगार अवसर प्राप्त हो रहा है और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन भारत में मानव संसाधन का प्रबंधन नहीं हो रहा है, मानव संसाधन का प्रबंधन नहीं हो रहा है, इंसान को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा है ना।
महत्व नहीं दिया जा रहा है, इससे तात्पर्य ये है कि जो कोई व्यक्ति, जैसे महिला है, भारत में आधी तो महिलाएं है ना, 70 करोड़ महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं क्या कर रही है बताइए? 70 करोड़ महिलाएं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वो घर गृहस्थी में बिजी। ये भी एक काम है घर गृहस्थी करना, परंतु उन्हें परंतु उन्हें आगे लाना, शिक्षा शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, है ना, इस चीजों से भी बाहर निकालने की जरूरत है, तभी हमारा देश सशक्त होगा, है ना। अगर जब तक भारत में महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, है ना, महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक भारत उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है ना। चीन में देखिए कितनी महिलाएं गोल्ड मेडल ला रही है, अमेरिका में कितनी महिलाएं गोल्ड मेडल ला रही है, ये आप पता करिए। भारत में आज तक ऐसा इतिहास ही नहीं रहा है कोई महिला गोल्ड मेडल लेके आई हो। अभी हाल ही में गोल्ड मेडल लाने के लिए विनेश फोगाट हुई थी, जो फाइनल तक पहुंच गई थी, परंतु वो भी दुर्भाग्यवश फाइनल में बाहर हो गई 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण। तो ये सब समस्या है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, जो शिक्षा की कमजोरियों, कौशल गैप और उद्योग की बदलती जरूरतों के कारण बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण असमानता और व्यावसायिक शिक्षा की कमी भी योगदान करती है। समग्र सुधार की आवश्यकता है, मतलब हमको एक ड्रास्टिक चेंज लाना होगा, ड्रास्टिक चेंज लाना होगा। एक और मैं बात बता देता हूँ, भारत में क्या होता है, आरक्षण को लेके लड़ते रहते हैं, है ना। आरक्षण आप क्या करेंगे आरक्षण लेके, जब नौकरी नहीं बचेगी, सरकारी नौकरी बहुत कम कर देगी सरकार, या सरकारी नौकरी लगभग खत्म कर देगी, तो आप आरक्षण लेके क्या कर लोगे? मान लो आपको कोई भी कास्ट है, अगर वो मांग रही कि हमको एसटी, एससी, ओबीसी, किसी को भी देख लो, अगर वो कह रहे हमें और आरक्षण चाहिए, और आरक्षण चाहिए, अरे मैं कहता हूँ आप 100% आरक्षण ले लो, 100% आरक्षण ले लो और बैठे रहो। जब सरकार नौकरी नहीं निकाली तो उस आरक्षण का क्या करोगे आप? तो ये एक मुद्दा है ना। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, है ना। रोजगार, ऐसी सरकार का निर्माण करें जो रोजगार के अवसर खोले, रोजगार दे, है ना। सरकार के लिए भी ये चैलेंज रहता है कि वो किन क्षेत्रों में रोजगार दे, तो ये भी हम ही को सोचना है ना, सरकार के साथ मिलकर ये भी हम ही को सोचना है ना। जैसे ऑटोमेशन आ गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो रोजगार में कमी हो गई। अब रोजगार ऑटोमेशन बनाने वाले लोगों में ढूंढो ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करो, रिसर्च में फेलोशिप दो, है ना। तो ये चीजें सब हमको एक समग्र रूप से अवलोकन करना होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप इस पे विचार कीजिए। ठीक है, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।